से कि नफरत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्ती नहीं निभा रहा और दुश्मन दुश्मनी निभा रहा। 2019 में गठबंधन हुआ, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी को ये एहसास था, क्योंकि वो नेता थे, दूरदर्शिता भी थी, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये गठबंधन कमजोर है, और उन्होंने लोकसभा में ये कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। आज की तारीख में गठबंधन हुआ, ये गठबंधन 2017 में भी हुआ। 21% वोट समाजवादी पार्टी को पड़े थे, 6% वोट कांग्रेस को पड़े, 27% वोट पड़े, और उस वक्त भी बीजेपी को 39% वोट पड़े। आज जो विपक्ष कमजोर है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, धरना प्रदर्शन के नाम पे क्या बचा? फेसबुक, ट्विटर और बहुत ज्यादा फोटो सेशन। जनता की आवाज नहीं उठाई जाती, धरना प्रदर्शन नहीं होते, उनकी जायज बातों की मांग को उठाया नहीं जाता, इसलिए आज विपक्ष कमजोर है। और आज की तारीख में हालत ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सच है, ये आम जनता में ये मैसेज है। मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया समाजवादी पार्टी ने, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूं। शायद मुसलमानों को खुश करने के लिए मुझे ये ओहदा दिया गया, लेकिन मैं सियासी हालात जो मुसलमानों के उत्तर प्रदेश में है, उनकी जो बद से बदतर हालत है, उसको सुधार करने में कामयाब नहीं हो पाया। ये ओहदा सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि मुझे विजिटिंग कार्ड और लेटर पैड लिखने के लिए दिया गया है। मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मुसलमान लीडरशिप को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है, उनका सियासी कत्ल किया जा रहा है। इसलिए मैं इस ओहदे को, मेरे दिल ने ये कहा और मैं मजबूर हुआ इस बात पे कि इस ओहदे से मैं इस्तीफा दूंगा। तो इसके माध्यम से मैं माननीय अखिलेश जी से कहना चाहूंगा कि अगर मुसलमान की जायज बातों पे वो आवाज नहीं उठा सकते और मुसलमान के वोट के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो मेरा इस्तीफा मंजूर करने की मेहरबानी करें। अब आप लोगों का कोई सवाल है? आपने इस्तीफा दे दिया आपने राष्ट्रीय सचिव से, अब आप लोगों को भी जो सवाल है वो कर सकते हैं। सर, क्या इस्तीफा देने से पहले आपने अखिलेश यादव से बात की थी? मैंने 14 तारीख को खत लिखा था। मैंने 14 तारीख को खत लिखा था कि राज्यसभा में पीडीए में एक ही हिस्सेदारी हो, और जब भी मैंने उनसे मुसलमान की बात की तो उनका अक्सर मूड उखड़ जाता है, वो सच सुन नहीं पाते। जैसा कि आपने इस्तीफा का ऐलान कर ही दिया है, तो लाजिम बात है कि आप किसी पार्टी में अब शामिल होंगे, तो आपका अगला कदम क्या है? अभी ये हमने तय नहीं किया। हमारे बहुत सारे सियासी साथी, उसमें शेरवानी साहब भी शामिल हैं, और कुछ राष्ट्रीय सचिव ने और भी इस्तीफा दिया है। हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि अगला सियासी कदम हमारा जो भी होगा, वो मुसलमान, हिंदू, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, इनके साथ जहां इंसाफ हो, जैसे इंसाफ कर सकेंगे, इनकी बात को उठा सकेंगे, उसी को जहन में रख के अगला कदम होगा। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, मेरा ख्याल है कि आप शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले। ऐसा नहीं, 2019 में मैंने कहा, 2019 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने को कहा, तो क्या वो बीजेपी में चले गए?
मैंने ये कहा कि विपक्ष इतना कमजोर इस वक्त लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और इससे मुझे एहसास और मुझे दिक्कत ये है कि कम सीटें जीतेगा विपक्ष, ज्यादा सीटें जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी। जिन सीटों पे नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे वहां मुसलमान का वोट नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जाएगा और उसके साथ फिर अगले पूरे 5 साल तक जाए मतलब नाइंसाफी होगी, उसके वो परेशानी को झेलेगा। ये नाकामयाब जो गठबंधन है इसकी सजा पूरे 5 साल मुसलमान को झेलेगी। सर, आपने कब एहसास किया कि वाकई में मुसलमानों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि 2022 में आप समाजवादी पार्टी से दोबारा जुड़े, लेकिन एक आरोप यह भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप अमला सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आपको सीट न मिलकर के वो नीरज मौर्य को मिल गया, इसलिए आप पार्टी से नाराज है, इस्तीफा दे रहे हैं, उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। 14 तारीख को मैंने खत लिख दिया था और मैं पहले भी आजम साहब का फोटो नहीं लगा था 2017 के चुनाव के बाद, उस पर भी मैं लगा था। पार्टी के बैनर से उनका फोटो हटा दिया गया। ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं कई बार ऐसा हुआ है कि जो जनता की जायज मांग हो, बात यहाँ मुसलमान की नहीं है, बात चूंकि एमवाई फैक्टर है, एम एक हिस्सा है, और जब उसके साथ नाइंसाफी होगी तो जब हुई है, जब मैंने आवाज उठाई। तो अब एम समाज को आबिद रजा खान कैसे उनके हक दिलाएंगे, उनको हुकूक दिलाएंगे? इसका इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री बनने को कहा तो क्या वो बीजेपी में चले गए? मैंने ये कहा कि विपक्ष इतना कमजोर इस वक्त लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और इससे मुझे एहसास और मुझे दिक्कत ये है कि कम सीटें जीतेगा विपक्ष, ज्यादा सीटें जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी। जिन सीटों पे नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे वहां मुसलमान का वोट नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जाएगा और उसके साथ फिर अगले पूरे 5 साल तक जाए मतलब नाइंसाफी होगी, उसके वो परेशानी को झेलेगा। ये नाकामयाब जो गठबंधन है इसकी सजा पूरे 5 साल मुसलमान को झेलेगी। सर, आपने कब एहसास किया कि वाकई में मुसलमानों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि 2022 में आप समाजवादी पार्टी से दोबारा जुड़े, लेकिन एक आरोप यह भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप अमला सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आपको सीट न मिलकर के वो नीरज मौर्य को मिल गया, इसलिए आप पार्टी से नाराज है, इस्तीफा दे रहे हैं, उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। 14 तारीख को मैंने खत लिख दिया था और मैं पहले भी आजम साहब का फोटो नहीं लगा था 2017 के चुनाव के बाद, उस पर भी मैं लगा था। पार्टी के बैनर से उनका फोटो हटा दिया गया। ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं कई बार ऐसा हुआ है कि जो जनता की जायज मांग हो, बात यहाँ मुसलमान की नहीं है, बात चूंकि एमवाई फैक्टर है, एम एक हिस्सा है, और जब उसके साथ नाइंसाफी होगी तो जब हुई है, जब मैंने आवाज उठाई। तो अब एम समाज को आबिद रजा खान कैसे उनके हक दिलाएंगे, उनको हुकूक दिलाएंगे? इसका इंतजार कीजिए। नजर साहब, और आपके साथ कितने लोग अभी और पार्टी छोड़ रहे हैं? बदायूं में 6 तारीख को सेकुलर महापंचायत होने जा रही है, ये वहां तय हुआ। अभी सब आपकी नाराजगी इस बात को लगी कि टिकट का जो अभी लिस्ट आई है उसमें बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया, उनको धर्मेंद्र यादव को नहीं दिया गया, या फिर मुसलमानों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है? तो इस देखिए, मैंने राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया। जहां चाचा को टीवी से पता चलता हो कि मेरा बदायूं टिकट हो गया, जहां धर्मेंद्र यादव जी को जो वो मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में टीवी से पता चलता हो कि उनका टिकट बदायूं से कट गया, मेरी खुद की क्या हैसियत है? ना मुझे कोई अधिकार था, ना मेरे को कोई जिम्मेदारी थी। मेरे दोनों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, माननीय शिवपाल जी से भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, धर्मेंद्र जी से भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं।
सर क्या आपको नहीं लगता कि आप वोट ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा उतरेंगे अलग अलग पार्टी से? मेरी फिक्र ये है कि मुसलमान की नाराजगी को नजरअंदाज करके लखनऊ में बैठ के ये तय कर लिया जाए कि गठबंधन कर लो और मुसलमान हमें ऑटोमेटिक मिलेगा। मेरी असली दिक्कत यहाँ पे है। अभी सब ये चीजें, ये प्रॉब्लम एन चुनाव का, किसी भी चुनाव चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, उस टाइम पे क्यों ये उठती है, बीच में क्यों नहीं आती, चुनाव के बाद क्यों नहीं मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है? जब वोट दिया जाता है, ये समस्या हमेशा चुनाव के वक्त ही आती थी और आती रहेगी, क्योंकि जिस वक्त वोट दिया जाता है वो वोट का अगले 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है, इसलिए ये सारी बातें चुनाव में आती है। सर, आपकी नाराजगी सपा के मुसलमानों के द्वारा किए गए रवैये से है या फिर आपकी नाराजगी सपा और कांग्रेस के गठबंधन होने से है? मेरा गठबंधन से मुझे कोई इतराज नहीं। 21% 17 में समाजवादी पार्टी और 6% कांग्रेस, कितना होता है 27%। मुझे परेशानी ये है कि मुसलमान का वोट 2014 से नाकामयाब हुआ है। 5 जीती, बाकी कौन जीता 2014 में? उन जगहों पे जहां नाकामयाब वोट हुआ तो सजा किसको मिली? मुसलमान। मुझे गठबंधन से कोई इतराज नहीं, मुझे मुसलमान के सियासी मुस्तकबिल की वो है कि उसकी फिक्र है कि उसका वोट लगातार नाकामयाब हो रहा है। यही मोदी जी का हिंदुस्तान है क्या? ममता बनर्जी सरकार नहीं बना रही? यही दिल्ली में मैं बैठा हूं क्या केजरीवाल जी सरकार नहीं बना रहे? आखिर कौन सी वजह है उत्तर प्रदेश में? पुअर मैनेजमेंट, पुअर वर्किंग स्टाइल, कंटिन्यू। सरकार की बात छोड़िए, एक ऐसे सम्मानजनक भी सीटें नहीं आ पा रही जो कहीं विपक्ष की भूमिका भी अदा कर पाए। अब देख लीजिए आज राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ। क्या ये जिम्मेदारी चीफ की नहीं होगी कि जो गठबंधन के लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के रखना? वर्कर मायूस नहीं होगा। जो नेताजी ने पार्टी, कोई भी पार्टी एक बार में पूरे प्रदेश 403 सीटें हैं, आसान नहीं है सब सीटों पे चुनाव लड़ना। उन्होंने, नेताजी ने पार्टी को कहां तक पहुंचा दिया। 2017 में 100 सीटें आपने गठबंधन को दे दी, तो 1/4 पार्टी तो उसी दिन कम होगी। अभी भी 17 में 85 सीटें दे दी। मेरी फिक्र ये है कि लगातार मुसलमान का वोट ये कहकर लिया जाता है, नफरत की बुनियाद पर लिया जाता है, डर दिखाकर लिया जाता है, वो कामयाब नहीं हो रहा। आपने पार्टी पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से भी अब दे दिया? पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से, पार्टी से नहीं, तो राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दिया। ठीक। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कब तक नारे लगाएगा, किसी शुरू हो गई है, पोस्टर लगाएगा, कुर्सियां बिछाएगा? 3 बजे थे, इस वक्त जो हालात है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 3 बजे शुरू करना था, शुरू हो गया। मुसलमानों को जो सियासी हक मिलना चाहिए उसके साथ नाइंसाफी और मुसलमान लीडरशिप को कमजोर करना, सियासी जो हिस्सेदारी बननी चाहिए उसके साथ नाइंसाफी हो रही। पीडीए बना, उसमें से ये गायब है। और जिस थीम पे समाजवादी पार्टी बनी थी, MY फैक्टर, उसमें M गायब है। इसलिए मुसलमान जो है, आज के वक्त में जो नेताजी का वक्त था, उस वक्त उसकी कदर भी थी, वो लीडर को बढ़ाया भी करते थे। लेकिन आज लीडरों को कमजोर किया जा रहा है। जो मजबूत मुसलमान लीडर हैं उनको उनके प्रतिद्वंदी बना के, उनके खिलाफ लोगों को इस्तेमाल करके उनको कमजोर करने की साजिश की जा रही है। और जो गठबंधन है
वो सिर्फ मुसलमान वोट को रोकने के लिए किया जा रहा है। मुसलमान की वैल्यू कम हो रही है। एक वक्त ऐसा होता है कि 19 में गठबंधन होता है बीएसपी का और एसपी का, जिसमें कोई मुसलमान चेहरा नहीं बिठाया जाता। कमजोर जब पार्टी महसूस की जाती है 14, 17, 19, 22, तब गठबंधन किया जाता है। और मुसलमान को लखनऊ और दिल्ली में बैठकर ये तय कर दिया जाता है कि ये वोट हमें मिलेगा। पुअर वर्किंग और मैनेजमेंट की कमजोरी मुसलमान के वोट को नाकामयाब कर रही है। 2014 में 5, 2017 में 47, 2019 में 5। इससे क्या होता है कि जो मुसलमान है वो वोट देता है और उसका वोट कामयाब नहीं होता। सरकार जिसे मुसलमान वोट दे रहा है उसकी नहीं बनती, और पूरे 5 साल खास तौर से आम मुसलमान रोज पिटता है, रोज उसको जिंदगी में परेशानी आती है। मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं, लेकिन गठबंधन के बाद जिस तरह से मुसलमान की वोट की वैल्यू कम हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। मुसलमान लीडर को जो कमजोर किया जा रहा है उसके खिलाफ। मैंने 14 तारीख को खत लिखा था माननीय अखिलेश जी को, और उसमें कहा था कि राज्यसभा में कम से कम एक मुसलमान प्रत्याशी बनाइए, क्योंकि पीडीए थी, टी फॉर पिछड़ा, टी फॉर दलित, टी फॉर अल्पसंख्यक। उस पीडीए में से ये गायब नहीं मानी गई बात, क्योंकि 2022 में जब मुसलमान ने वोट का आखिर कर दिया समाजवादी पार्टी को देने के लिए, नतीजा क्या हुआ? 111 सीटें। उसी दिन मुसलमान ने ये सोच लिया था कि मुसलमान सपा को बारे में ये सोच लिया था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को शायद नहीं हरा पाएगी, और 23 में यही नतीजा हुआ। मैंने कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, देखिए मुसलमान अपने वोट को सेव करना चाहता है, और यही नतीजा हुआ कि नगर निकाय के चुनाव में मुसलमान पार्टी से हट गया। जहां मुरादाबाद देख लीजिए 3rd नंबर, मेरठ में 3रा नंबर, संभल में एआईएम जीती, रामपुर में आप पार्टी जीती। मुसलमान भटक गया, और वो इस बात पे परेशान है कि देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते थे, खासतौर से मुसलमान, वो हिंदुस्तान रुके। चुनाव शुरू हुआ और मुसलमान ने बरसों बरस एक पार्टी को वोट दिया। 30-40 साल गुजर जाने के बाद जब महावीर उसको अपनी वैल्यू नहीं बनने लगी, तब पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टी बनी, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी बनी। मुसलमान देख ही रहा था कि विकल्प के तौर पे कोई ऐसा मौका आए जो उसको अपने वोट को कामयाब करे, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय है, उनके पार्टी से जुड़ा। 25-27 साल गुजर गए, आज वही हालत दोबारा मुसलमान की है कि मुसलमान अब अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा कि जिस पार्टी को वो वोट देता है उस पार्टी में उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे अभी सलीम शेरवानी साहब केंद्रीय मंत्री रहे, 3री बार उनको धोखा दिया। माननीय आजम साहब, उनके साथ पार्टी की क्या मदद है वो सिर्फ दिखावा है। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि मैं जब 2017 के चुनाव के बाद उनका पार्टी ने बैनर पे फोटो लगाना बंद कर दिया था, उसकी लड़ाई मैं और मेरे साथी लड़े थे। अगर हम सच बोल दिए तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तो मेरा कहना प्रेस के माध्यम से ये भी है मुसलमान भाइयों से
कि नफरत की बुनियाद पे वोट देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्ती नहीं निभा रहा और दुश्मन दुश्मनी निभा रहा। 2019 में गठबंधन हुआ, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी को ये एहसास था, क्योंकि वो नेता थे, दूरदर्शिता भी थी, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये गठबंधन कमजोर है और उन्होंने